बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बैचलर ऑनर्स में वेलकम है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, सुपर नोड और कंस्ट्रेंट एंड कपलिंग इक्वेशन। ठीक है, तो इनके बारे में हम जो पढ़ेंगे ना वो सेम आपका पिछला ही मेथड है। लेक्चर नंबर 8 और 9 जिन्होंने नहीं लिया ना, जो डायरेक्ट 10 लेक्चर लेने आ गए हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि वो इस लेक्चर को छोड़ दें और जाकर पहले पिछले लेक्चर्स को वॉच करें। अगर वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने तरतीब से बताया है, अगर वो वहाँ पे उनको मेथड नहीं ना समझेंगे तो उन्हें ये समझ नहीं आएगा। तो काइंडली ये छोड़ दे, स्किप कर दे इस लेक्चर को, पहले पिछले जाकर लेके आए फिर इसको समझें। तो चले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में उन्होंने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, आई नोड आपने फाइंड करना है थ्रू 3 किलो ओम रेजिस्टेंस में आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वोल्टेज दिए गए हैं, एक वोल्टेज ये और एक ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आई नोड ये वाला पास आउट कर रहा है, इसको तो उन्होंने कह दिया कि आई नोड जो है वो तो हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा यहाँ पे देखें, ये बात आपने देखनी कि यहाँ पे बजाय यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है। मैं लिख देती हूँ कुछ कि जो V2 है ना वो इक्वल है 6 वोल्टेज की, यानी V2 इज इक्वल टू 6 वोल्टेज। इसको अपने बात याद रखनी है। अब मैं लिखती हूँ V1 और V2 की इक्वेशंस में लिखती हूँ। ये V1 है हमारे पास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसकी ये है, मैं लिख दूंगी कि V1 ओवर 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। कम्बिनेशन बना के लिख दूंगी ना मैं इनका, 2 और ये हो गया, और एक करंट जो है 2 इसकी तरफ आ रहा है तो मैं इसको नेगेटिव लिख दूंगी। यहाँ पे मैं एक नेगेटिव के साथ इसका ये लगा दूंगी, ये उधर जाके ना इक्वल की उस तरफ पॉजिटिव का हो गया है। और जो ये दरमियान में लिखा हुआ है ना 3, ये वोल्टेज V1 का भी है और वोल्टेज V2 का भी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी V1 माइनस V2 ओवर 3, और साथ में मैं ये करंट इसकी तरफ आ रहा था तो नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं 2 लिख दूंगी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये 2 इधर इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो गया है। अब इनको सोल्व करूँगी, सोल्व करने का वही मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया। आप पहले डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले 3 आ रहा है और फिर 6 आ रहा है, तो 3 और 6 को यूँ मैं करके सोल्व करूँगी। जो आंसर आएगा वो मैं इन सब के साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर आंसर कुछ यूँ आ जाएगा। अब V1 को ऐड कर देंगे, ये V1 और ये V1 को ऐड कर दिया, ये सिंपल उधर जाके 24 हो गया, आंसर आपका 8 आ गया। फिर से अब मैं क्या करूँगी, मुझे आई नोड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक I1 भी है। आई नोड और I1 दोनों को फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। जो आई नोड है उसके अक्रॉस तो 3 रेजिस्टेंस है ना, तो मैं ये दोनों वोल्टेज जो V1 और ये V2 था ना, ये V1 V2 इन दोनों को मैं एक बना दूंगी और 6 के साथ मैं नीचे 3 के साथ मैं डिवाइड कर दूंगी, यानी I इज इक्वल टू V ओवर R। आई नोड के लिए भी वही फार्मूला होगा और I1 के लिए भी वही फार्मूला होगा। ठीक है, तो आई नोड के लिए यहाँ पे 2 वोल्टेजेस हैं, तो मैं 8 और 6 यानी 2 वोल्टेजेस 6 और 8 को उन्होंने कम्बिनेशन बना के लिख दिया, नीचे 3 से डिवाइड कर दिया। फिर I1 के लिए उन्होंने क्या किया, ये I1 है आपके पास, ये 3 और ये 1 2 है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 2 वोल्ट V ओवर R होता है, तो वोल्टेज आपका ये 6 है, ऊपर 6 आ गया, ऊपर 6 आ गया, नीचे उसका 4 रेजिस्टेंस का आ गया, इसको डिवाइड करके उन्होंने यहाँ से लगा दिया। ये तो सेम मैं आपको पिछला वाला मतलब करके बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, बट मैंने ये बताना नहीं था क्योंकि पिछला लेक्चर अप टू 30 मिनट्स मैंने अपलोड कर दिया और उसमें मैंने ऑल टू ऑल आपको डेरिवेशंस, एक्सप्लेनेशन, इक्वेशंस ऑल टू ऑल सब करके बताया मैंने आपको। है वो छोटा सा ही लेक्चर था बट मैंने इतना लेंथी करके आपको मैंने कर दिया ना कि बच्चों को मैंने कहा समझ आ जाए। तो चले नेक्स्ट अब देखते हैं, उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट आई नोड करना है। ये भी हम पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, आई नोड, वी नोड, टोटल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस 10 थ्रू 2 थ्रू और 3 के थ्रू, जिसके भी थ्रू फाइंड करना है ना, यहाँ पे 10 के थ्रू कह रहे हैं, तो वो सब हमने पिछले लेक्चर्स में फाइंड कर लिया है। ये तो आप जस्ट एक रिवीजन के लिए अब इसको लेके चल रहे हैं। तो ये V1 और V2 की वैल्यू और आई नोड हम फाइंड करेंगे 10 किलो ओम के जो अक्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये V1 है हमारे पास और ये V2 है। V1 की साथ एक ये वाला रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, बट जो ये 10 वाला रेजिस्टेंस है ये V2 का भी है, तो मैं इसको V1 ओवर V2 लिख दूंगी और ये जो इसकी तरफ आ रहा है ना इसको मैं नेगेटिव लिख दूंगी, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है 4 मिली एम्पेयर, तो मैं नेगेटिव में 4 मिली एम्पेयर लिखूंगी। सेम वही मेथड्स आपके किए हुए, उन्होंने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस बना के सोल्व किया, सोल्व करके उन्होंने आंसर आपका ले लिया ये वाला।
यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर दिया। वो इसलिए कि हमने बनाया था आई नोट इज इक्वल टू v1/10 के बनाया था, ये भी v1/10 के, ये भी v1/10 के। हमने यहाँ पे आई नोट और आई नोट इनके इक्वल का जो रखा था ना वो लिख दिया हमने। तो ये 2 आई नोट हो गया, और जहाँ पे जस्ट v2/2 के ऐसे ही आ गया, ये भी 4 मिली एम्पियर ऐसे ही आ गया। अब ये नीचे जस्ट डिनोमिनेटर में 10 लिखा है, इस 10 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये 10 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 इस 10 से कट गया और जस्ट v2 आ गया, और यहाँ पे हुआ तो 40 बन के आ गया। v2 की इक्वेशन, नोड 2 की इक्वेशन उसमें भी हमने ऐसे ही सेम किया है। जो ये आई नोड है ना, ये आई नोड इधर से गुजर कर जा रहा था v2 से, यानी हमने इक्वल के एक तरफ पॉजिटिव रखा, ये गुजर कर जा रहा था तो इक्वल के इस तरफ हमने पॉजिटिव रखा, और जब इक्वल के वो उधर चला गया तो ये ऐसे करके इसका नेगेटिव आ गया। हमने यहाँ पे इसको क्या किया, ये जो इक्वेशन बनाई है ना, इसको यूँ देखें आप, आई नोट इज इक्वल टू v1/10 लिखते हैं। तो अगर इस v1 को मैं यहाँ पे ले आऊँ, v1 इज इक्वल टू, तो 10 आई नोट हो जाएगा, 10 आई नोड हो जाएगा ऐसे ही। तो ये बात आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। इक्वेशन बन गई, इनके डिनोमिनेटर्स को हमने सोल्व किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी सबके साथ 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन के आ गई। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के हमने इक्वल रखा, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, 50 आई नोट इज इक्वल टू 80 आ गया। जब हमने आई नोट इक्वल के एक तरफ रखा, 80/50 किया, तो ये 0 0 से कैंसिल, 8/5 को मज़ीद हमने डिवाइड किया, तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं, इन्होंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, आई नोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू v/r ये हमने लिख दिया, आई नोड की उसकी वैल्यू लिखी, ये एज इट इज़ इधर ही रहा, और वी नोड ऐसे ही, और 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, यानी 8/5 मल्टीप्लाई 10, 5 1 ज़ार, 5 2 ज़ार, और 2 इससे मल्टीप्लाई होके 16 आंसर आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन बनाई हमने, और एक ये जो ऊपर वाली इक्वेशन बनाई थी हमने, ये दोनों में से कौन सी छोटी वाली इक्वेशन है, मेरे ख्याल में ये वाली छोटी इक्वेशन आ रही है, जो 0 की इक्वल रखी हुई है हमने, ये वाली। तो इसी इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, v1 की वैल्यू को और हमने v2 की वैल्यू, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आई नोट की वैल्यू फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू और v2 दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली तो हमारे पास होगी, ये भी होगी, और अब ये करने लगे हैं v2। तो इस v2 की इक्वेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला हमने ले लिया, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा और कम कर दिया, इसकी जगह हमने 10 आई नोड, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 10 आई नोड है ना, ये वाला 10 आई नोड इज़ इक्वल टू v1, ये मैंने आपको अभी बताया लिख के, इसकी जगह मैं v1 लिख दूँगी। यहाँ पर मैंने v1 लिख दिया, v1 इधर ही रहा, v1 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, दोनों एक दूसरे के साथ सोल्व होके आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंस्ट्रेंट और कपलिंग इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो नोड्स हों, यानी एक ये वाला नोड है और एक ये वाला नोड है, उनके दरमियान में एक वोल्टेज आ जाए, यानी v1 और v2 इनके दरमियान में एक और वोल्टेज है, बजाय इसके कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे एक वोल्टेज आ गया है हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखे दिस इज एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब सुपर नोड मैथमेटिकली। सुपर नोड को हम मैथमेटिकली तौर पर डिस्क्राइब करते हैं इंस्टीड ऑफ राइटिंग इक्वेशंस। हम इक्वेशंस राइट करने के बजाय क्या करते हैं, ऑर्डिनरी नोड्स को ही हम सोल्व करते हैं, सुपर नोड बना देते हैं, क्योंकि उनके दरमियान रेजिस्टेंस के अलावा क्या आ जाता है, वोल्टेज आ जाता है। यहाँ पे मैंने इनको नाम दे दिए, v1 का नाम दे दिया, v2 का नाम दे दिया, और ये जो है ना, ये वाला इसको मैं यूं करके एक ब्लॉक की शक्ल में लिख दूंगी, क्योंकि ये एक सुपर नोड है, तो पता चले कि ये सुपर नोड है, ये यूं करके। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी क्या, उन्होंने फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा इक्वेशन में, सवाल में उन्होंने कहा कि कैलकुलेट पावर करनी है सप्लाई बाय करंट सोर्स। पावर सप्लाई हमने फाइंड करनी है, P इज इक्वल टू VI या P इज इक्वल टू IV। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है हमारे पास। और करंट जो है हमारे पास यहाँ पे 1 इसके अंदर आ रहा है, तो मैं इस करंट की जगह, I की जगह मैं 1 लगा दूंगी, P इज इक्वल टू IV।
ये लिख दिया मैंने, केसीएल इक्वेशन बनाई मैंने आई नोट की। अब इस केसीएल इक्वेशन को बनाने के लिए ना मैं ये जो मैंने ब्लॉक कर दिया ना ये वाला हिस्सा, इसको मैं इक्वेशन में नहीं लेके आऊँगी। मैं जस्ट V2 को ये इसके साथ सॉल्व करूँगी, V1/10 लिख दूँगी और साथ में जो इसकी तरफ एक करंट आ रहा है ना उसको लिख दूँगी। ये करंट Ix आ रहा है, ये मैंने लिख दिया, इसकी तरफ आ रहा था तो नेगेटिव, और साथ में ये जो इसकी तरफ भी आ रहा था इसको अभी मैं -1 लिखूँगी, इक्वल की उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो गया। इनको हमने उन्होंने अब नोड 2 की इक्वेशन बना ली, इसको सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व करने के लिए नीचे किया होगा सॉल्व। फिर चलें यहाँ पे देखते हैं नोड 2 की इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेम ऐसे ही नोड 2 की हमने इक्वेशन बना ली, वो इसलिए वो ऐसे बनाई हमने कि ये हमारे, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लूँ पहले। चलें अब देखें यहाँ पे, इसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था ना, ये ब्लॉक हो गया। ये V2 है, इस V2 को पहले मैं 5 के साथ लिखूंगी, यानी V2/5 लिख दिया मैंने। फिर इस V2 को यहाँ इस रेजिस्टेंस के साथ लिखने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे एक वोल्टेज भी है, यानी V2 माइनस 2/7, ये ऐसे का, ठीक है। और यहाँ पे जो ये करंट था ना, ये वाला Ix करंट यहाँ से गुजर कर जा रहा था, ये वाला करंट Ix, ठीक है, ये वाला करंट Ix। तो इसको मैंने भी लिख दिया, यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा, यहाँ से गुजर कर जा रहा है तो यहाँ पे मैंने दूसरी इक्वेशन में मैंने पॉजिटिव लिख दिया, पॉजिटिव। अब मैं इस नोड की इक्वेशन को बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? इस नोड की इक्वेशन को यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है V1 - V2 = 6। पहले उन्होंने यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लिया ना, आप भी सॉल्व कर लें इनको, या फिर इधर ही मेरे ख्याल में आप सॉल्व कर लेते इनको, बस सवाल को लंबा किया हुआ और कुछ नहीं। एलसीएम वगैरह लिया, सॉल्व कर लिया और नोड 2 की इक्वेशन बना ली। वो हमने यूँ बनाई कि V1 V2 और डिवाइड में 6, सॉरी डिवाइड में नहीं, इक्वल में। वोल्टेज हमारे पास डिवाइड में नहीं ना आता, वोल्टेज तो हमारे पास I = V/R होता है ना। तो जो दोनों वोल्टेज होते हैं, फिर अगर R हो ही ना, बस I = V हो और वोल्टेज यूँ वाला हो, तो दो वोल्टेज को हम कैसे लिखते हैं? दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, यानी V1 - V2 = 6 हो गया। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई हमने किया, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है ना, इस V1 को मैं V1 - V2 = 6 है। अगर इस V2 को मैं इक्वल के एक तरफ रखूँ, V2 को इक्वल एक तरफ रखेंगे, इसके मैं आपको दो बेनिफिट्स बताऊंगी। V2 = एक तरफ रखें और 6 इधर ही रहा, और ये वाला उधर जाके नेगेटिव V1 का बन गया। ये V2 माइनस का था, इसको मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो V2 है ना वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो मैं V2 = V1 नेगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको मैं यूँ पॉजिटिव और ये वाला -6 लिख दूंगी यूँ करके। अब ये हमारे पास V2 की एक टेम्पररी वैल्यू आ गई है, टेम्पररी वैल्यू, परमानेंट नहीं आई, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस पहली वाली इक्वेशन या दूसरी वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूँगी, इसमें मैं पुट कर दूँगी। इसके अंदर जहाँ पे V1 है वहाँ पे मैं जहाँ पे V2 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मैं V1 - 6 पुट कर दूँगी। ये ऐसे ही लिखा, ये 20 भी ऐसे ही लिखा, और V2 की जगह मैंने V1 - 6 लिख दिया, और ये 450 भी ऐसे ही रहा। 20 अंदर जाके इनसे मल्टीप्लाई हुआ, 20 V1 हो गया, और फिर 20 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो 720 हो गया। V1 और V1 दोनों आपस में प्लस होकर 155 V1 हो गया, और जो ये 720 था ये इक्वल के उस तरफ जाके नेगेटिव का हो गया, सॉरी पॉजिटिव का हो गया। यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 720 को 450 के साथ प्लस किया तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। V1 को एक तरफ ही रखा, और जो ये 1170 था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 155 के साथ, और इसका जवाब आ गया ये वाला। V1 का आंसर आ गया ये वाला V1 का आंसर आ गया। इस V1 के आंसर को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी। V2 = V1 का आंसर क्या है, 7.55, और ये -6 ऐसे ही लिख दूंगी करके। 7.55 से -6 माइनस किया हमने, तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ गया। P = IV था, IV के अंदर वोल्टेज को हमने इसके अंदर पुट कर दिया, और पुट करके इसका ये आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने V1 को पुट क्यों किया, तो यहाँ पे ये देखें, V1 को पुट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ही V1 की तरफ है। जो Ix है ना वो V1 की तरफ ही डायरेक्शन लेके जा रहा है, तो V1 को ही हमने इस पे पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि I1 हमने फाइंड करना है।
I1 फाइंड करने के लिए हम फिर से वही इक्वेशंस बनाएंगे। हम पहले देख लेंगे कि ये सर्किट कौन सा है, क्या ये सुपर नोड सर्किट है या नोडल एनालिसिस का है या फिर सिंपल सर्किट है। तो ये सुपर नोड का है, आपके पास आ रहा है कॉन्सेंट्रेट इक्वेशन हम बनाएंगे। V1 लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है, दरमियान में एक वोल्टेज है, यानी हम V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 3 लगा देंगे। और यहाँ पर से एक करंट पास आउट हो रहा है और एक रेजिस्टेंस लिखी हुई है, V2 की एक रेजिस्टेंस लिखी हुई है और एक करंट V1 की तरफ आ रहा है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाना है। जो ये वाला होता है ना, ये 3 वाला, इसको हम यूं करके लिख देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं एक, ताकि पता चल जाए कि ये वाला जो है ना हमारे पास एक सुपर सर्किट है। ठीक है, सुपर नोड हमने सोल्व किया है। आपके पास पेपर में इस फॉर्म का सर्किट आएगा, सिंपल सर्किट आएगा। आपने खुद उनको नाम देने हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास सर्किट आता है, उसके ऊपर V1 भी नहीं और V2 भी नहीं लिखा हुआ। आप उसको खुद से फिर नाम देंगे, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और दरमियान में वोल्टेज है। इसको मैं ऐसे ब्लॉक की शक्ल में लिख दूंगा और फिर मैं इनकी वैल्यूज़ बनाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेंट्रेट इक्वेशन यानी कपलिंग इक्वेशन लिख लूँगा। कपलिंग इक्वेशन यानी वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 को कपल बना के लिख लूँगा। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फिर मैं जो V1 है उसकी इक्वेशन बनाऊंगा। V1 की तरफ मुझे पता है कि एक करंट आ रहा है और एक रेजिस्टेंस है, तो मैं V1 की इक्वेशन कुछ यूँ बनाऊंगी। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मिली एम्पेयर होता है ना, उसके लिए हम बस 10 की पावर 3, यानी हमें पता है कि जब ये 100 मतलब 1000 के होता है ना इक्वल, मिली एम्पेयर को जब एम्पेयर में करते हैं तो 1000 से करते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमने क्या किया, 3 और 6 का डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, इनका एलसीएम लिया, सोल्व किया, मल्टीप्लाई सोल्व करके ये आंसर आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, V2 की इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ से ये V2 हमने इक्वल के एक तरफ ही रखा, 3 ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये V1 जो है इक्वल के उधर जाके नेगेटिव V1 हो गया, और ये तो हमारे पास नेगेटिव था। ठीक है, बस मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सोल्व किया। बस मैंने माइनस V2 जो था इसको ऐसे ही रहने दिया और 3 वैसे ही पड़ा हुआ, और ये वाला जो V1 है इक्वल के उधर जाके नेगेटिव हो गया। सेम वही मेथड करेंगे, -1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 के साथ किया तो ये V2 इज इक्वल टू, V1 हमारे पास नेगेटिव का था तो इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, यानी V1 पॉजिटिव, और ये 3 नेगेटिव का था तो इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव का कर दिया। अब इसके मैं आपको 2 बेनिफिट बताऊँ, वो इसलिए कि जब हम इसको लिखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे एक टेम्पररी इक्वेशन बना के, जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जब हम इसकी टेम्पररी इक्वेशन बना के पुट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे अभी V2 लिखा हुआ है ना, ये V2, इसके अंदर मैं ये V1 प्लस V3 पुट कर दूंगी तो क्या होगा, एक वैल्यू आ जाएगी V1 की। उस V1 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे V1 की जगह लिखूंगी और आंसर निकालूंगी। हमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। V1 अगर हम बनाएंगे ना, अगर मैं कहूँ कि ये V1 और माइनस V2 है इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, मैं इस V1 को ऐसे ही इधर रहने देती हूँ और 3 ऐसे ही है, और ये वाला उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। देखने में सिंपल है, बट हमें दोबारा से इस इक्वेशन को फिर से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो V1 का आंसर आ जाएगा ना, तो V1 का आंसर आके हमें दोबारा से V2 को फाइंड करने के लिए V2 साइड पे ही रखना पड़ेगा, फिर दोबारा से इक्वेशन बनानी पड़ेगी V1 को उधर ले जाकर, क्योंकि V1 का आंसर आ गया तो पुट करना पड़ेगा ना। तो ये इसका फिर ये वाला बेनिफिट होगा, इसको हम नहीं करेंगे, हम ये वाला ही डायरेक्ट कर लेंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे, V2 को एक साइड पर रखेंगे, उसके टेम्पररी वैल्यू आ गई V1 प्लस 3 को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला V1 -3 पुट कर दिया, ये V1 ये भी V1 V3 हो गया हमारे पास, और ये 3 उधर जाके इसके साथ प्लस हो गया 15, 3 को 15 के साथ डिवाइड किया, 3 ऐसे आ गया, 3 1 3 3 5 5 इसका आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड करना था, I1 फाइंड करना था। I इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमने 5 लिख दिया जो भी हमारे पास गिवन था, और रेजिस्टेंस ये वाली रेजिस्टेंस ये 3। I1 क्योंकि इस 3 के साथ है ना, ये इस 3 के साथ है तो यही 3 लिखेंगे, हम ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस उसके साथ होती है ना उसी को हम लिखते हैं। तो यानी I1 इज इक्वल टू 5/3, 3 को इसके 3 तो इसके साथ कट होता ही नहीं है, तो डिवाइड में इसका एक आंसर आ जाएगा, बटे में पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, सेम वही वाला है, मैं आपको बताती फिर से सोल्व करने लग जाती हूँ और फिर आपकी जो वीडियो होती है वो लेंथी हो जाती है। I1 हमने फाइंड करना है, I1 हमारे पास ये वाला है। I1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला रेजिस्टेंस सेम यूज़ करेंगे जो पीछे हमने किया था। हमें पता है कि ये V1 है, ये V2 है, और यहाँ पे दरमियान में एक वोल्टेज रखा हुआ है जिसको हम V6V का नाम उन्होंने खुद दिया हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे कि इसको हमने एक ब्लॉक की शक्ल में लिख दिया, यानी ये हमारे पास सुपर नोड है।
सुपर नोड की हमने इक्वेशन बनाई, उसकी इस इक्वेशन को हम कपलिंग इक्वेशन या फिर कॉन्सेंट्रेट इक्वेशन कहते हैं। हमने वोल्टेज को सोल्व किया, हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन बना के एक दूसरे के इक्वल रखा। एक ये इक्वेशन थी और एक दूसरी ये वाली इक्वेशन, इन दोनों के एक दूसरे के हमने इक्वल रख लिया। जो V1 ये पॉजिटिव वाला था और ये V1 नेगेटिव वाला, यहाँ पे ऐसे होके कैंसिल आउट हो गए, V2 का आंसर 7 आ गया। यानी V2 इक्वल के एक तरफ ही रहा और 7 को 2 पे डिवाइड किया और ये 3.5 इसका आंसर आ गया, ये वाला। अब इसको मैं क्या कहूँगी, I इज इक्वल टू V/R होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो वोल्टेज जो अभी हमने फाइंड किया उसको मैं लिख लूँगी, ये वोल्टेज ये वाला, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज जो भी हमने किया ना उसको मैं लिखूँगी, हाँ जी ठीक है। तो 3.5 को इसके साथ डिवाइड किया हमने तो 35, और इसको फिर से हमने जो वैल्यूज़ को पुट किया तो 35/60 को हमने किया तो 7/2 आंसर आ गया। टेबल्स के साथ हमने इनको कट कर दिया। ये लास्ट वाला भी सेम वैसे का है, हमने आई नोट फाइंड करना है, वैल्यूज़ को बनाया, वैल्यूज़ को ये वाला फिर से वही लिखा हुआ, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशन की बना ली। कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशन नहीं लिखी हुई उन्होंने, नहीं लिखी, ये तो आपको बहुत ही छोटा सा, ये आपका एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।